रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर किसी ने खड़े किए सवाल तो भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध और दृढ़ संकल्पित। मॉस्को में आयोजित विजय दिवस परेड में रूसी सेना के साथ भारतीय सशस्त्र सेना की एक टुकड़ी ने भी लिया हिस्सा। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य तैयारियों और जमीनी स्थिति की समीक्षा के लिए 2 दिन के लद्दाख दौरे पर सेना प्रमुख जनरल नरवणे आज पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की अग्रिम चौकियों का कर रहे हैं निरीक्षण। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की सकारात्मक बातचीत। दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले स्थानों से हटने पर सहमत। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में आज हुई बारिश, गर्मी और उमस से मिली राहत। कल दिल्ली और एनसीआर में मानसून आने की पूरी संभावना। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि कंपनी की कोविड-19 की दवा के प्रचार प्रसार पर जांच होने तक लगाई रोक। श्रीपद नाइक ने दवा इजाद करने पर जताई खुशी, लेकिन कहा नियम के अनुसार पहले आना चाहिए था आयुष मंत्रालय। और भारत में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 56% से अधिक। इलाज के बाद 2,58,000 से अधिक मरीज हुए ठीक। सक्रिय मामलों की संख्या 1,83,000। आईसीएमआर ने राज्य सरकारों, सार्वजनिक और प्राइवेट संस्थानों समेत अस्पतालों को टेस्टिंग बढ़ाने की दी सलाह। दुनिया भर में 92,64,000 से अधिक हुए कोरोना के मामले, 4,77,000 से अधिक की मौत। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बिना नाम लिए कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट्स करके एक वंशवादी परिवार और उसकी राजनीति को लेकर कई आरोप लगाए और उसकी विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि एक पार्टी को पूरा विपक्ष होने का भ्रम है। नड्डा ने कहा कि एक राजवंश और उनके निष्ठावान दरबारियों में विपक्ष के एक ही वंश के बारे में गलतफहमी है। एक राजवंश षड्यंत्रों और अपने दरबारियों की मदद से फेक नैरेटिव रखता है। इसी कड़ी में ताजा है विपक्ष की ओर से सरकार से सवाल पूछना। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है। सर्वदलीय बैठक में स्वस्थ विचार विमर्श हुआ, जिसमें कई विपक्षी नेताओं ने अपने इनपुट्स दिए। उन्होंने आगे का रास्ता तय करने में भी केंद्र का पूरा समर्थन किया। केवल एक परिवार अपवाद था। क्या कोई अनुमान लगा सकता है कौन? अगले ट्वीट में नड्डा ने कहा कि एक अस्वीकृत और पदच्युत राजवंश ही पूरा विपक्ष नहीं है। एक राजवंश का हित ही भारत का हित नहीं है। आज देश एकजुट है और हमारे सशस्त्र बलों का समर्थन करता है। यह एकता और एकजुटता का समय है। नड्डा ने आगे लिखा कि एक राजवंश के कुकर्मों के कारण हमने अपनी जमीन का हजारों वर्ग किलोमीटर हिस्सा खो दिया। सियाचिन ग्लेशियर लगभग चला गया था और भी बहुत कुछ खो दिया और कोई आश्चर्य नहीं कि भारत ने उन्हें खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के ट्वीट के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गांधी नेहरू परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सियाचिन की जमीन पाकिस्तान को देने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन सेना ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने पूछा कि चीन पर कांग्रेस का रवैया नरम क्यों है। सियाचिन को पाकिस्तान को देने की सारी बात तय हो चुकी थी, किंतु आज मैं इस प्लेटफॉर्म से आर्मी को साष्टांग प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी आर्मी को साष्टांग प्रणाम करती है कि डायनास्टी ने, मां बेटे ने, नेहरू गांधी वाड्रा परिवार ने यह तय कर लिया था कि सियाचिन की भूमि भी पाकिस्तान को दे दी जाए, किंतु आर्मी ने इंटरवीन किया, आर्मी ने गुहार लगाई, आर्मी ने इस पे ऑब्जेक्शन दिया और आर्मी के जनरल का नाम भी यहां मौजूद है, आर्मी चीफ जनरल जे जे सिंह। उनके कहने के पश्चात
इस डील को स्क्रैप किया गया। उल्टी लटक गई थी कांग्रेस पार्टी की जमीन देना है। यह महानता है आर्मी की, यह महानता है आर्मी की कि आर्मी ने हमारे जमीन को बचाया। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि नेहरू गांधी परिवार ने जिस तरह चीन और पाकिस्तान को भारत के हिस्से की जमीन दी है, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि इस परिवार ने प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम किया है। They were behaving as property dealers. Let me not mince my words today to state that this particular royal dynasty clan, the Vadra clan, was behaving as a property dealer since inception of India, and the family was giving out land to China. ये जो परिवार है जिसको वाड्रा परिवार के नाम से आज जाना जाता है, शुरू से ही जब से भारतवर्ष आजाद हुआ है, इस परिवार ने एक प्रॉपर्टी डीलर के रूप में बिहेव किया है। इन्होंने हिंदुस्तान की जमीन को दूसरे देशों में बांटा है। 78,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन इन्होंने चीन और पाकिस्तान को दिया है। संबित पात्रा ने कहा कि यह एक ऐसा राजवंश है जिसे लोग खारिज कर चुके हैं। ये एक ऐसी डायनास्टी है जो रिजेक्टेड हो चुकी है। देखिए, हिंदुस्तान आज एक लोकतंत्र है, परिवारशाही नहीं है। इस परिवार और इस परिवार के राज को, इस डायनास्टिक रूल को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। एंड दे हैव बीन इजेक्टेड। एक तरह से राजनीतिक पटल से इनको इजेक्ट कर दिया गया है, बाहर उनको फेंक दिया गया है। उसके बावजूद भी जिस प्रकार की ये राजनीति कर रहे हैं, जिनको मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा था, ये जो शहंशाह है, ये जो क्लाउन प्रिंस हैं राहुल गांधी, ये जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, डायनास्टीज इंटरेस्ट आर नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये जो नेहरू गांधी परिवार है, ये जो वाड्रा गांधी परिवार है, इस वाड्रा परिवार का इंटरेस्ट भारत के इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं होता है। और रूस के 3 दिन के दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मॉस्को में आयोजित विजय दिवस परेड में शामिल हुए। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और मित्र देशों के विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर मॉस्को में विजय परेड आयोजित की गई थी, जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रूस की ओर से निमंत्रण मिला था। इस परेड में भारतीय सशस्त्र सेना के 75 सदस्यों ने भी रूसी सेना के साथ प्रदर्शन किया। परेड में भारतीय दस्ते का नेतृत्व सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के एक अधिकारी ने किया। इस रेजिमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में वीरतापूर्वक हिस्सा लिया था। और चीन की ओर से LAC पर की जा रही गतिविधियों से जो तनाव पैदा हुआ था, अब वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। दरअसल 22 जून को हुई कोर कमांडर स्तर की वार्ता सफल रही। इस बीच सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने लद्दाख दौरे का आज उनका दूसरा दिन है और आज वो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में स्थित अग्रिम चौकियों का निरीक्षण कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर चल रहा गतिरोध आखिरकार खत्म होता दिख रहा है। दोनों देशों के बीच संघर्ष वाले इलाकों से सेना को हटाने पर सहमति बन गई है। सोमवार को चोशुल मोल्डो में कोर कमांडर स्तर की बातचीत 11 घंटे तक चली। ये बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई और डिसएंगेजमेंट के लिए दोनों देश राजी हो गए हैं। इस बीच मंगलवार को सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे लेह पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने लेह में जनरल अस्पताल का दौरा कर घायल जवानों से मुलाकात की और लद्दाख के सांसद जामयांग तसरिंग नामग्याल से भी मुलाकात की। अपने इस 2 दिन के दौरे के दौरान सेना प्रमुख सैन्य अधिकारियों के साथ मौजूदा परिस्थिति में जमीनी हकीकत का मुआयना करेंगे। इससे पहले सेना प्रमुख ने देश के सुरक्षा हालात पर दिल्ली में टॉप आर्मी कमांडर्स के साथ बैठक की। इसमें चीन और पाकिस्तान सीमा यानी उत्तरी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर ऑपरेशनल हालात की समीक्षा की गई। साथ ही सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। और भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में जारी विवाद पर रूस का बयान आया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस को नहीं लगता कि भारत और चीन को सीमा विवाद सुलझाने के लिए किसी तीसरे देश की मदद की जरूरत है। इसके साथ ही रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का जोरदार तरीके से समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि आज हम संयुक्त राष्ट्र में सुधार की समस्या पर बात करते हैं और भारत से बेहतर स्थायी सदस्यता के लिए कोई अन्य नॉमिनी नहीं है। हम भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं।
और खबर गुजरात से। गुजरात के साणंद में डायपर बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद आसपास की कई फैक्ट्रियों को खाली कराना पड़ा। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर जुटी हुई हैं। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। शॉर्ट सर्किट के द्वारा जो बच्चों को डायपर बनाते रहे थे, वो उस कंपनी में जो कॉटन का मटेरियल था, इसमें आग लगी थी। और आग की जो विंड डायरेक्शन थी, इतनी बड़ी सेंसिटिविटी हो गई कि आग कंट्रोल में नहीं रही। लेकिन आसपास जीआईडीसी का, अहमदाबाद का और दौड़का बावड़ा का सभी 24 फायर ब्रिगेड बुला लिया है। कोई जाना नहीं है, कैजुअली नहीं है। अभी तो जो आग की फैक्ट्री बहुत बड़ी है, इसलिए आग की 3-4 घंटे तो लगेंगे। और गुजरात के साणंद में डायपर बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बारे में हमने आपको बताया, और उसके बाद उसके आसपास की फैक्ट्रियों को खाली कराया गया। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की कई गाड़ियां काम कर रहे हैं। अभी अधिकारी का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि चूंकि आग इतनी बड़ी है, इसलिए उसको खाली कराने के लिए कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे उसको बुझाने में। और खबर मौसम विभाग से। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में मानसून के दस्तक देने की पूरी संभावना है। इससे पहले आज दिल्ली और एनसीआर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। आज सुबह से ही दिल्ली और गाजियाबाद समेत एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश का मौसम नजर आ रहा था, जिसके कारण आज तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में जो है वर्षा, जो चूंकि हम मानसून को डिक्लेयर करने के लिए सुबह आज 8:30 बजे तक की वर्षा को लेते हैं, तो 8:30 बजे तक दिल्ली में वर्षा नहीं आई थी। हालांकि उसके बाद में उसमें दिल्ली में भी कुछ हिस्सों में वर्षा मिली और वेस्ट यूपी के भी कुछ हिस्सों में आज हमें वर्षा मिल गई है। तो ये मान के चले अगले 24 घंटों में बाकी के जो हिस्से हैं हमारे पश्चिमी यूपी के और दिल्ली के और कुछ और हिस्से जो है पंजाब में, उनमें वर्षा मिलेगी। और खबर जम्मू कश्मीर के सोपोर से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर सोपोर में लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस मामले में लश्कर तैयबा आतंकियों के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मॉड्यूल में के पर्दाफाश के जरिए ग्रेनेड अटैक का मामला भी सुलझ गया है। जानकारी के मुताबिक पर पोथका मुकाम चैम्पोरा अथुरा में लश्कर के आतंकवादियों के होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सोपोर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जिन 4 आतंकियों को पकड़ा गया है, उसमें इरफान अहमद मीर, इरफान अहमद खान, कैसर रहमान खान, सुहेल अहमद गनी शामिल है। इन सभी ने पूछताछ में लश्कर के आतंकियों फयाज अहमद वार, उमर और उस्मान के निर्देशों के आधार पोथका पुलिस पोस्ट पर ग्रेनेड हमले की बात कबूल की है। ये सभी अलग अलग सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए आतंकियों के संपर्क में भी पाए गए हैं। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।